नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क्स पर किया जाएगा प्रसारण। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 133वीं कड़ी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज करेंगे प्रचार। विपक्षी पार्टियों ने भी झोंकी प्रचार में ताकत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से हड़कंप। ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया। शूटर को लिया गया हिरासत में। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान पहुंचा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच। नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह। और बैडमिंटन उबेर कप फाइनल्स में भारत की शानदार वापसी। दूसरे मैच में यूक्रेन को दी शिकस्त। एकल वर्ग में उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका ने जीते अपने अपने मुकाबले। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 133वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क्स पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में प्रेस डिनर में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी वहां पर मौजूद थीं। घटना में प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन एक अधिकारी घायल हो गया। हालांकि ये सुरक्षित है। और ये घटना वेलकम स्पीच के बाद और डिनर के दौरान तब हुई जब ट्रंप बोलने वाले थे। इस मामले में आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के वक्त होटल के पास 4 से 6 जोरदार धमाके सुने गए और कार्यक्रम में आए मेहमान टेबल के नीचे छिपने के लिए भागने लगे। इधर टैक्टिकल सुरक्षित टीम ने डिनर के लिए बैठे ट्रंप को अपने घेरे में लेकर उन्हें वहां से निकाला। साथ ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और आयोजन स्थल पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। एक कैबिनेट अधिकारी मेहमद ओज ने मीडिया को बताया है कि घटना में ट्रंप ही टारगेट थे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट टीम ने बहादुरी से तत्काल कार्रवाई करते हुए शानदार काम किया और शूटर को गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के अनुसार घटना के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक रैली में भी उन पर गोली चली थी। तो एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। हालांकि जो जांच है वो लगातार जारी है, पूछताछ जारी है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा, क्योंकि क्या मंशा बताई जा रही है, इस पर साफ तौर पर फोकस है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और ये कैसे हुआ है। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी है। तमाम बड़े सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से खड़े होते हुए नजर आए। कुछ वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी भी थे जिन्होंने अपनी आंखों देखी भी बताया कि किस तरह से जब ये वहाँ पर फायरिंग हुई तो उसके बाद से मौजूदा स्थिति क्या थी, किस तरह से वहाँ पर चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया गया, कैसे वहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकाला गया और किस तरह से जब वो सुरक्षित थे उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम जो बातें थी वो यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए रखी गई है। और तमाम उसके बाद भी जो कार्यक्रम था वो जारी था, लेकिन इसके अलावा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम प्रतिक्रिया और तमाम रिएक्शंस और तमाम इससे जुड़ी हुई बातें ट्रुथ पर की है। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape.
और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि वॉशिंगटन डीसी के होटल में हालिया घटना में राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति के सकुशल होने की जानकारी से राहत मिली है। मैं उनकी सुरक्षा और कुशलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और खबरें चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई देखते हैं। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में रहेंगे। मिशन बंगाल को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसकी शुरुआत दोपहर में 24 परगना के बनगांव से होगी। यहां विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे हुगली के आरामबाग पहुंचेंगे। आरामबाग में दूसरी विजय संकल्प सभा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर निशाना साधेंगे। दिन भर की रैलियों के बाद शाम करीब 5 बजे राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री एक भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा ठाकुर मंदिर और थनथानिया कालीबाड़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे। और वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नदिया जिले के तेहट्टा में दोपहर 3 बजे हरिचंद गुरुचंद स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह शाम 4 बजे राणाघाट दक्षिण में दूसरी रैली करेंगे और शाम 7 बजे उत्तर 24 परगना के बारासात में एक भव्य रोड शो के जरिए हुंकार भरेंगे। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज एक्शन मोड में हैं। जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बेहतर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अपना पहला रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे बेहला पश्चिम में एक और मेगा रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाएंगे। तो एक तरफ तो बीजेपी धुआंधार रैलियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कमान संभालते हुए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी रैलियों के जरिए विरोधियों पर बरस रहे हैं। और इस बीच टीएमसी को बड़ा समर्थन देने कल रात करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल कोलकाता पहुंचे। केजरीवाल आज बालीगंज से प्रत्याशी शोभन देव चट्टोपाध्याय के समर्थन में गुरु रविदास पार्क के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दोपहर में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की रैली के दौरान तृणमूल के जुलूस पर तेज आवाज में माइक बजाकर प्रचार में बाधा डालने का आरोप लगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें भवानीपुर थाना क्षेत्र में प्रचार की अनुमति थी, लेकिन उनके रास्ते में जानबूझकर शोर किया गया। वहीं शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में भी विवाद देखने को मिला। आरोप है कि सभा स्थल के पास भाजपा द्वारा माइक से प्रचार किया गया, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी बिना भाषण दिए ही मंच से उतर गई। भवानीपुर में इस तरह की घटनाएं पहले कम ही देखने को मिली हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के आक्रामक रुख और तृणमूल के जवाबी तेवर से मुकाबला अब और तीखा हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पहली बार ड्रोन कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव के लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए जा रहे हैं। और कोलकाता में सुरक्षा बलों की सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों का पहरा है, ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। और वहीं इसके साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर बांग्लादेश से सटी बिना बाढ़ वाली सीमाओं पर विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती इलाकों में सघन नाका चेकिंग जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था अधिक कड़ी होगी। दूसरे चरण में 6 जिलों और कोलकाता के 142 विधानसभा क्षेत्रों के 40,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 2348 कंपनियों को तैनात किया है, जिसमें सबसे अधिक 507 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में रहेंगी। इसके अलावा दूसरे चरण के लिए कुल 95 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तटीय सीमा से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सुंदरबन क्षेत्र में भी गश्त बढ़ा दी गई है।
Second phase, definitely additional security is deployed because second phase we've got more forces than the first phase. सब इंतजाम है, हमारे BSF है और हम लोग ने नाका चेकिंग कर रखी है एंड आपका 48 आवर्स पहले पूरा खाली कर दिया जाएगा. सब चेकिंग, सब व्यवस्था है, सब प्लान है हमारे पास. एकदम फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन होगा. ये तो बात रही विधानसभा चुनावों को लेकर। आइए अब गुजरात का रुख करते हैं। गुजरात में आज 15 नगर निगमों समेत विभिन्न स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा और इस दौरान 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता 9,992 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को की जाएगी और इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है, जबकि AIMIM भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य भर में 29,000 मतदान भवनों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस चुनाव को लोकतंत्र का पवित्र उत्सव बताते हुए 100% मतदान की अपील की है। विशेष रूप से 9 नवगठित नगर निगमों में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं की मनोदशा को भांपने का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरों के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर फोटोग्राफर रघु राय नहीं रहे। भारतीय फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता के जनक रघु राय ने 83 साल की उम्र में रविवार तड़के अंतिम सांस ली। वे 2 साल से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार शाम 4 बजे लोधी शमशान में किया जाएगा। रघु राय का जन्म 18 दिसंबर 1942 को विभाजन से पहले के पंजाब के झंग गांव में हुआ था। उन्होंने 1962 में पेशेवर फोटोग्राफी को करियर के रूप में अपनाया और 5 दशक तक भारत की राजनीति, समाज और महत्वपूर्ण क्षणों को अपने कैमरे में कैद किया। उन्होंने 18 से ज़्यादा किताबें भी लिखी। उनके काम को टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स और द संडे टाइम्स जैसी नामी गिरामी पत्रिकाओं और अखबारों में पहचान मिली है। उन्हें 3 बार वर्ल्ड प्रेस फोटो और 2 बार यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता की जूरी में शामिल होने का सम्मान मिला है। उन्हें 1971 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वे फोटोग्राफी संस्था मैग्नम फोटोज के सदस्य बनने वाले शुरुआती भारतीयों में से एक थे। रघु राय का निधन फोटोग्राफी जगत के लिए बड़ी क्षति है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है। जल्द हाजिर होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान के मद्देनजर लू संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है। जिसमें अगर बात की जाए तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक देखा गया है। IMD ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लू चलने की और इसके साथ ही तटीय और पूर्वी क्षेत्रों में गर्म और उमस से भरे मौसम की भी आशंका है। मौसम विज्ञान ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे कि हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक को कम करने के लिए जागरूकता और निवारक उपाय महत्वपूर्ण है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिनों तक कई क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, केरल और माहे में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति रहने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में रात में गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। और इसी क्रम में राजस्थान के उदयपुर में लोगों ने बताया कि इस बेइंतहा गर्मी से उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो गर्मी का जो असर पड़ रहा है और ये इस हफ्ते से बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो टूरिस्ट जनरली आना चाहिए वो टूरिस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्चुअली क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सैटरडे संडे वीकेंड में क्या होता है, टूरिस्ट बढ़ता है, पर उसकी जगह क्या हुआ, टूरिस्ट कम हो गया है। तो इसका असर तो रहेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे टूरिस्ट कम होता जाएगा। गर्मी से बचाने के लिए हम लोग ये कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं, जितने हो सके कम कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे, ज़्यादा खा नहीं रहे, ताकि गर्मी से हम बच सके। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है घूमते वक्त, बट अब घूमने आए हैं तो घूमना तो पड़ेगा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद जाने माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि बंगाल की समृद्ध विरासत की पहचान है। अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि सही नीति, काम के प्रति पूरी निष्ठा और सकारात्मक सोच से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत और समृद्ध भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसे हासिल करने के लिए हमें लगातार गंभीर प्रयास करने होंगे, और नीति आयोग की भूमिका इसमें बेहद अहम है। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये दायभार सौंपने की सिद्धांत लिया। ये सिर्फ मेरे लिए एक स्वीकृति नहीं है, ये बंगाल की जो सांस्कृतिक और शिक्षा की जो परंपरा है, और अर्थनीति, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशन है, उसकी भी एक रिकग्निशन है। नीति आयोग के लिए 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है नीति, एक है निष्ठा, और है नियत, दी मेंटल एटीट्यूड। ये 3 अगर रहेगा तो मुझे तो लगता है बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मोदी जी कहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत, समृद्ध भारत के सपना दिखाई है। वो करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नीति आयोग में भी अब देखना है कि नीति आयोग हम कैसे सरकार की मदद कर सकते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की भी। और पश्चिम एशिया में बदलते हालात के मद्देनजर सरकार देश में ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री परिचालन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। डाइवर्जन को रोकने के लिए डीएसी आधारित सिलेंडर डिलीवरी में 94.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी कंपनियों ने 5 किलोग्राम FTL सिलेंडरों के लिए 8,770 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। 3 अप्रैल 2026 से अब तक 1,38,000 से अधिक 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वहीं सरकार ने घरेलू LPG, PNG और CNG की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। मुंबई, कोची, विशाखापत्तनम, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरी से रासायनिक और फार्मा उद्योग के लिए 7,000 मीट्रिक टन प्रोपलीन भी बेचा गया है। और वहीं इसके अलावा भारत ने ईरान जाने से बचने की सलाह भी दी है। भारतीय दूतावास ने अब तक 2,443 भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने में मदद की है। और वहीं पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए अमेरिकी वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को अचानक रद्द कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके नेतृत्व में इतना भ्रम है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि असल में सत्ता किसके हाथ में है। अमेरिका अब बातचीत के लिए अपना कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं भेजेगा। We're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. When they say the meeting's scheduled for Tuesday, I said, Tuesday, that's a long time from now. But when you get right down to it, it's a lot of traveling. No, we don't want to do that. They're all very competent, all 3. Those are 3 good. But they weren't meeting with the leader of the country.
They were meeting with other people. And I said, we're just not going to do it. Too much traveling, takes too long, too expensive. I'm a very cost-conscious person. और बांग्लादेश में संभावित आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए पुलिस ने देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया इनपुट के आधार पर संसद परिसर, धार्मिक स्थलों, मनोरंजन केंद्रों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस चेतावनी को अत्यंत जरूरी और गोपनीय बताया है। हाल ही में प्रतिबंधित आतंकी संगठन के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद यह अलर्ट जारी हुआ है, जिसका संपर्क बर्खास्त सैन्य कर्मियों से बताया जा रहा है। पुलिस की विशेष इकाइयों को सतर्क रहने और सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में जेल ब्रेक और उग्र गतिविधियों के कारण देश की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं। और भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों ने उबेर कप फाइनल्स के अपने पहले मैच में मिली हार से उबरते हुए ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में यूक्रेन पर शानदार जीत दर्ज की। 18 साल की उन्नति हुडा ने पहले एकल में पोलिना को 21-19, 22-20 से हराया। वहीं दूसरे एकल वर्ग में तन्वी शर्मा ने 49 मिनट में येवहेनिया कैंटेमिर पर 21-12, 17-21, 21-10 से जीत हासिल की। देविका ने भी तीसरे एकल में मारिया को 23-21, 21-13 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने मिस्र के काहिरा में हो रहे टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट में भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में मेडल टैली में पहले स्थान पर बनी हुई है। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कि देश में शूटिंग खेल की बढ़ती लोकप्रियता की एक शानदार तस्वीर गाजियाबाद से भी सामने आई है, जहां पहली बार ओपन गाजियाबाद शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में एबल बॉडी एथलीट्स के साथ साथ पैराशूटर्स भी पूरे आत्मविश्वास के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको छोड़े जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। तो हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश में शूटिंग की लोकप्रियता को बयां करती ये तस्वीरें हैं पहले ओपन गाजियाबाद शूटिंग चैंपियनशिप की। राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट में देश भर से लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस टूर्नामेंट को जो बात खास बनाती है वो ये है कि इस मंच पर जहां एक ओर एबल्ड बॉडी एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं पैरा निशानेबाज भी अपने सटीक निशाने से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। मेनली सर इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे 800 प्लस बच्चे आए हैं कंपटीशन के लिए और फ्रॉम 8+ स्टेट्स, तो एक्सपीरियंस तो वो बहुत अच्छा होता है और कुछ नया ही सीखने को मिलता है। और बात कॉन्फिडेंस गेन होता है, हमें जो हम प्रैक्टिस करते हैं उस पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हमें वो पता चलता है। This is a really good competition and it's been really tough, and also there's so many good shooters over here, and this is a really good platform to build new shooters for India, and I'm really sure that this range, the amazing coaches, they will produce really good sports people and we will bring medals for the country. देश के कई राज्यों से गाजियाबाद शूटिंग क्लब पहुंचे पैरा निशानेबाज रेंज पर मुकाबले के दौरान हर कसौटी पर खुद को एबल्ड बॉडी के एथलीटों के बराबर समझते हैं। ये टूर्नामेंट अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक बेहतरीन मंच साबित हो रहा है, जहां वे आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत बना रहे हैं। इस तरह की चैंपियनशिप, ओपन चैंपियनशिप्स बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देती है जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो भी आके इसमें ट्राई करते हैं। ऐसी चैंपियनशिप के थ्रू भी बच्चा अपना टैलेंट नेशनल लेवल तक ला सकता है। तो बहुत अच्छी पहल है। मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने सोचा कि एक ओपन चैंपियनशिप रखी जाए शूटिंग के लिए। शूटिंग वो स्पोर्ट जो आज देश को बहुत मेडल ला के दे रहा है, पैरा शूटिंग स्पेशली,
पैरा स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत मेडल्स ला रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इट इज़ अ वेरी गुड बिगनिंग फॉर द यंगस्टर्स एंड जो अभी बच्चे शूटिंग में आना चाह रहे हैं या इस गेम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनको एक ग्रास रूट लेवल पर ही एक इतना अच्छा लेवल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और इतना प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि ये लग ही नहीं रहा कि मैं एक क्लब लेवल के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ या मैनेज कर रहा हूँ। ये लगता है कि जैसे एक नेशनल लेवल के कंपटीशन या ट्रायल्स को हम कंडक्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में शूटिंग के खेल का स्तर लगातार ऊंचा हुआ है और पैरालंपिक जैसे बड़े मंचों पर भारतीय खिलाड़ियों की सफलता ने इस खेल को नई पहचान दी है। ऐसे में ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जैसे आयोजन न सिर्फ प्रतिभाओं को मंच देते हैं बल्कि भविष्य के चैंपियंस को तैयार करने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़, गाजियाबाद।